एनसीईआरटी में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चला इतना जो डीएनए का कंटेंट है वो सेम है, ठीक है। तो बचा हुआ जो है ओनली 0.1% जो डीएनए का परसेंटेज होगा वो डिफरेंस होगा। एंड हमारा एम क्या है, टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू इंडिविजुअल और अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन। डिफरेंसेस देखने, जेनेटिक डिफरेंसेस हमें फाइंड आउट करना है। तो हर बार थोड़ी हम हर एक इंडिविजुअल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका सीक्वेंसिंग करेंगे। तो उसके लिए सिंपल एक मेथड है डीएनए फिंगरप्रिंट। यदि हमें जेनेटिक डिफरेंसेस देखते हैं बिटवीन द टू इंडिविजुअल और अमंग द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो सिंपल हम क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। तो जैसे कि कंपेयर करेंगे टू सेट्स ऑफ बेस पेयर्स एंड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी क्विक टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। कितने बेस पेयर्स है, 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। तो यदि हम सीक्वेंसिंग करेंगे हर बार तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होगी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस होगी, ठीक है। DNA fingerprinting involve the identifying the differences in some specific region। मतलब कोई एक डीएनए का स्पेसिफिक रीजन है जिसमें डीएनए के सीक्वेंसेस होंगे और दैट सीक्वेंसेस इज कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। तो रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंस के बेसिस पे हम इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times, तो ये जो डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स क्या होते हैं, रिपीट होते जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बोलेंगे। और हमने बताया कि वो सैटेलाइट डीएनए का पार्ट है। तो मोस्ट ऑफ द जीनोमिक जो डीएनए होता है वो जीनोमिक डीएनए मिक्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा जीनोमिक डीएनए में मैक्सिमम पोर्शन किसका है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का है। और ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं वो कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। So these repetitive DNA are separated from the bulk genomic DNA as a different peak during the density gradient centrifugation। और ये जब टोटल डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द ह्यूमन सेल्स तो दो मेजर पिक, दो एक्चुअली पिक्स पर मिले। एक मेजर पिक था, एक माइनर पिक था। मेजर जो पिक था वो था बल्क डीएनए और जो स्मॉल पिक था वो था एक्चुअली रेट सैटेलाइट डीएनए का, मींस रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का। अभी ये सैटेलाइट डीएनए को भी दो डीएनए में एक्चुअली दो क्लासेस में कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन और द एटी एंड जीसी रेशियो। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द सीक्वेंस, कितने डीएनए के लेंथ में ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या हुए, प्रेजेंट है, कितने बार और कितने बार रिपीटेशन है। एंड दिस रिपीटेशन इज नोन एज कॉपी नंबर। तो नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, कितने बार वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस रिपीट हुए, रिपीटेशन इज नोन एज कॉपी नंबर। तो ये तीन बेसिस पे एक्चुअली सैटेलाइट डीएनए को हमने कैटेगराइज किया था, मिनी में और माइक्रो में, मिनी एंड माइक्रो एंड सच एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। एंड दिस सीक्वेंसेस, जो भी सैटेलाइट डीएनए होंगे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होंगे, कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करते एंड दे फॉर्म और मेक्स द लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम का लार्ज जो पोर्शन है वो एक्चुअली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है और उसमें से भी 0.1 जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है उसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, कि जो यूनिक होते हैं, बाकी तो सेम होते हैं, ओनली 0.1% है जो यूनिक रहेंगे पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। दिस सीक्वेंसेस शो द हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो डीएनए के सीक्वेंसेस है उसमें बहुत सारा चेंजेस होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, चेंजेस, न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर के चेंजेस होंगे एंड फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए। और उसके ही बेसिस पे हम दो इंडिविजुअल को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, कोई भी टिश्यू से डीएनए ले लो, वो शो करेगा सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि हमने एक इंडिविजुअल लिया, एक इंडिविजुअल के कोई भी टिश्यू से सेल ले लूंगे और उसके अंदर का जो भी डीएनए होगा उसमें अंदर जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है वो सेम रहेगा, ठीक है। एंड दे बिकम अ वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन द फोरेंसिक एप्लीकेशन। फोरेंसिक साइंस में एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट कॉमनली टेक्निक यूज होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन। अभी ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल है मतलब कोई भी यदि डीएनए के अंदर कोई चेंज है
कोई पर्टिकुलर रीजन में यदि चेंज है तो वो चेंज ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो फिंगरप्रिंटिंग इज बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ द डिस्प्यूट। तो इसीलिए यदि पेरेंट के अंदर कोई चेंज है बेस पेयर्स में, तो वही चेंज सेम ट्रांसफर होगा उसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। तो उस केस में हम वेरिएबल जो भी वेरिएशन है उसके बेसिस पे जो एक अलग पैटर्न मिलेगा डीएनए का, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेरेंट को और उसके चाइल्ड को, ठीक है। तो एज अ पॉलीमॉर्फिज्म इन द डीएनए सीक्वेंसेस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो ये जो डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर जो वेरिएशन आता है वो एक्चुअली बेसिस है फॉर द मैपिंग, मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए वो बेसिस है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन बेसिस है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मल्टीपल टाइम्स, मॉर्फिज्म मीन्स डीएनए के अंदर चेंज है, सीक्वेंस का चेंज है, बेस पेयर का चेंज है, उसकी वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर भी हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएशन है उसके अंदर। तो वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू द म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से। और हमें पता है म्यूटेशन कोई भी दो सेल के अंदर हो सकता है, सोमेटिक सेल के अंदर भी हो सकता है या जर्म सेल के भी अंदर हो सकता है। अभी यदि जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन है तो वो म्यूटेशन प्रोजेनी के अंदर भी जाएगा, और हो सकता है एक्चुअली वो डज नॉट सीरियसली इम्पेयर और डैमेज टू द इंडिविजुअल एबिलिटी। मतलब वो एक्चुअली जो म्यूटेशन होगा जर्म सेल के अंदर यदि म्यूटेशन होगा तो वो कोई डैमेज कॉज नहीं करता है, लेकिन वो म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा और स्प्रेड होते जाएगा अमंग द पॉपुलेशन, ठीक है, स्प्रेड टू द अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि हमें पता है जर्म सेल जो होते हैं वो एक्चुअली जर्म सेल स्पर्म जिससे स्पर्म फॉर्म होता है, एग फॉर्म होता है, गमेट्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और फाइनली ये जो गमेट्स होंगे वो फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके अंदर यदि चेंज होगा तो वो चेंज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। तो पॉपुलेशन के अंदर वो म्यूटेशन क्या होते जा रहा है? स्प्रेड होते जा रहा है। कोई वो कॉज नहीं करता है, कोई डैमेज कॉज नहीं करेगा, लेकिन वो जो म्यूटेशन है वो पूरे पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा? स्प्रेड होगा। अभी ट्रेडिशनली पहले क्या था? अलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन था, मतलब जैसे कि हमें पता है अलील क्या होते हैं? जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, तो अलील सेम लोकस पे प्रेजेंट रहेंगे, तो उसके अंदर कोई तो भी बेस पेयर का सीक्वेंस का चेंज होगा, और वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ग्रेटर देन दी 0.01%। इतने वेरिएशन में वो एक्चुअली जो वेरिएशन है वो ऑब्जर्व होता है। एंड इन सिंपल टर्म्स, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व, इनहेरिटेबल मतलब जनरेशन टू जनरेशन कोई म्यूटेशन हमें दिख रहा है तो एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज ड्यू टू द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमें पता है क्या ट्रांसफर होता है? ओनली जेनेटिक मटेरियल। और वो म्यूटेशन यदि हाई फ्रीक्वेंसी में पूरे पॉपुलेशन में यदि हमें दिख रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए की वजह से हो रहा है। डीएनए के अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंस है, उसके अंदर बेस पेयर का चेंज है, and the probability of such variation is to be observed in non-coding region। तो कोडिंग रीजन में नहीं वेरिएशन रहेगा, हमेशा ध्यान में रखना जो नॉन कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन में ही बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड का चेंज होता है। तो जो भी पॉलीमॉर्फिज्म है, the polymorphism observed in the non-coding DNA sequences and will be higher as a mutation in these sequences may not have any immediate effect। अभी इस सीक्वेंसेस के अंदर यदि चेंज है, बेस पेयर का चेंज है, तो उससे कोई इमीडिएट हमें इफेक्ट नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये जो रीजन होता है वो नॉन कोडिंग होता है, कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं होता है, तो इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखेगा। यदि कोडिंग सीक्वेंस के अंदर यदि कोई बेस पेयर का चेंज है तो हमें पता है उससे जो भी प्रोटीन बनेगा वो एकदम चेंज रहेगा, तो वो चेंज जो रहेगा वो इमीडिएट रहेगा। और नॉन कोडिंग रीजन के अंदर डीएनए सीक्वेंस के अंदर जो चेंज होता है वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है, एंड नॉट इम्पैक्ट इन द इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के ये भी कोई वो डैमेज नहीं कॉज करेगा। एंड दिस म्यूटेशन कीप्स ऑन ऑक्युमुलेटिंग। अभी ये जो नॉन कोडिंग रीजन में म्यूटेशन होते रहता है डीएनए का, डीएनए के अंदर बेस पेयर का जो चेंज होते जाता है वो अक्युमुलेट होते जाता है थ्रू आउट द जनरेशन। एक जनरेशन के अंदर जी आ गया, दूसरे जनरेशन के अंदर दूसरे पॉइंट पे कोई सी आ गया, बेस पेयर का चेंज होते जा रहा है, और वो जनरेशन टू जनरेशन वो म्यूटेशन क्या होते जा रहा है? अक्युमुलेट होते जा रहा है, और उसके वजह से
डीएनए का स्ट्रक्चर एकदम अलग रहेगा, पेरेंट के अंदर अलग है, ऑस्प्रिंग्स के अंदर कोई तो भी एक चेंज आ गया, उसके ऑस्प्रिंग्स के अंदर कोई तो भी अलग चेंज आ गया, तो उसके जब हम डीएनए का मैपिंग करेंगे, डीएनए को यदि हम कंपेयर करेंगे तो डीएनए क्या दिखेगा, हमें पॉलीमॉर्फिज्म दिखेगा, वेरिएशन दिखेगा, क्योंकि बेस पेयर्स में क्या है, चेंजेस है, पहले जी था, उसके बाद में सी आ गया, उसके बाद में टी आ गया, उसके नेक्स्ट जनरेशन में ए आ गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग बेस पेयर्स क्या हो गए, चेंज हो गए, तो इसके वजह से कोई एकदम इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन डीएनए अलग अलग दिख रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म हमें दिख रहा है अमंग द डीएनए, डीएनए के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म दिख रहा है। There is a variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide change, एक न्यूक्लियोटाइड का भी चेंज हो सकता है, या लार्ज स्केल में 1000 न्यूक्लियोटाइड का चेंज भी हो सकता है। And the for evolution and speciation, such polymorphism play a very important role, and you will study this detail in the higher classes. जैसे कि हमें पता है यदि हमें इवोल्यूशन चाहिए, न्यू स्पीसीज यदि चाहिए, तो न्यू स्पीसीज ये किसकी वजह से इवॉल्व होगी, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होते जा रहा है, तो दिस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन और इन न्यू स्पीसीज एंड स्पेसिएशन, न्यू स्पीसीज में एक्चुअली वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The technique of the DNA fingerprinting was initially developed by Alan Jeffries. इसने सबसे पहले ये टेक्निक डेवलप की थी, एंड ही यूज एक्चुअली उसने क्या किया था, सैटेलाइट डीएनए को यूज किया एज अ प्रो। तो सैटेलाइट डीएनए में भी कौन सा डीएनए उसने यूज किया, मिनी सैटेलाइट डीएनए, जिसके जो रिपीटेटिव एक्चुअली जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो 2200 बेस पेयर्स का होगा, और वो उतना बेस पेयर सीक्वेंस मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, रिपीट होते जाता है, और उसका एग्जांपल हमने देखा था VNTR। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, तो उसके अंदर जो भी वेरिएशन रहेगा वो भी ज्यादा हो सकता है, और मल्टीपल टाइम्स वो क्या होते हैं, रिपीट्स होते हैं, तो दे शो द वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ज्यादा वेरिएशन क्योंकि ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं बेस पेयर्स में, तो हायर डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते, तो उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब करके यूज किया, और वो प्रोब को एक्चुअली रेडियो लेबल, तो इट वाज कॉल्ड एज अ वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। तो VNTR क्या है, इट इज जस्ट रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है जो मल्टीपल टाइम्स क्या होते हैं, रिपीट होते जाते हैं, तो इट इज जस्ट अ डीएनए सीक्वेंस विच इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, जो क्या होते हैं, मल्टीपल टाइम्स क्या होते हैं, रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स वो रिपीट होते जाएंगे, एंड उसको ही हम बोलेंगे वेरिएबल नंबर, फिर अलग अलग नंबर में रहेंगे, ठीक है। एंड द टेक्निक इज अर्लियर इन कॉल, पहले जो टेक्निक थी उसमें साउदर्न ब्लॉट, नॉर्थर्न ब्लॉट, साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें डीएनए का पहले सेपरेशन होता है, फिर वो डीएनए जो सेपरेटेड डीएनए की कॉपी है उसको हाइब्रिडाइज करते हैं विद रेडियो लेवल VNTR एज अ, आप ये डिटेल में एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़ोगे, तो इसमें हम पहले डीएनए को सेपरेट करेंगे, और फिर सेपरेटेड डीएनए को क्या करेंगे, जो भी रेडियो लेवल VNTR है वो हम यूज कर रहे हैं एज अ प्रो, उसको उसके साथ हाइब्रिडाइज करेंगे। तो मेथोडोलॉजी, द मेथड इंक्लूड्स, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे अलग अलग मेथड से, फिर वो जो आइसोलेटेड डीएनए उसको डाइजेस्ट करेंगे, छोटे छोटे उसके टुकड़े करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर जो फ्रैगमेंट्स है डीएनए के उसको सेपरेट करेंगे बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन वो जो भी सेपरेटेड डीएनए उसको ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम जेल टू दी, जो भी एगारोथ जेल है उसको ट्रांसफर, उससे उसके ऊपर के डीएनए को हम ट्रांसफर करेंगे on the nitrocellulose synthetic membrane, synthetic membrane है such as a nitrocellulose और nylon membrane के उस मतलब एक्चुअली ये स्टेबल मीडियम है, उसके ऊपर हम उसको ट्रांसफर करेंगे, एंड दैट मेथड इज नोन एज प्लॉटिंग। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द लेबल्ड VNTR प्रोब, तो जो VNTR प्रोब है रेडियो लेबल्ड है उसके साथ उसको हम यूज करेंगे एज अ प्रोब, और उसको हाइब्रिडाइज करेंगे विद दिस सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स, एंड उसको डिटेक्ट करेंगे, विजुअलाइज करेंगे by hybridized DNA fragment by autoradiography, and the systematic representation of DNA fingerprinting is shown in the figure। तो यहाँ पे VNTR belongs to the class सैटेलाइट डीएनए, और सैटेलाइट में भी हमने बताया था वो मिनी सैटेलाइट डीएनए,
और इसका जो कैटेगराइजेशन हुआ था वो किसके बेसिस पे हुआ था? नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, द लेंथ ऑफ द डीएनए एंड द रेशियो ऑफ द एटी एंड जीसी। अभी एक्चुअली वीएनटीआर सब में प्रेजेंट रहेंगे, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए है उसमें वीएनटीआर रहेंगे। बस डिफरेंस क्या रहेगा? डीएनए की लेंथ एंड कॉपी नंबर। मेरे इसमें यदि 100 टाइम्स वो वीएनटीआर रिपीट हुआ है तो सेकंड कोई पर्सन के अंदर वो 1000 टाइम्स क्या होगा? रिपीट्स होगा। तो कॉपी नंबर अलग अलग होगा, प्लस डीएनए की जो लेंथ है वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी, वेरी होगी। लेकिन वीएनटीआर सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको ऑब्जर्व रहेंगे। बस अलग क्या होगा? डिफरेंस रहेगा कॉपी नंबर, मल्टीपल टाइम्स जो वो रिपीट्स हो रहे हैं वो, एंड प्लस लेंथ ऑफ द डीएनए, ये दो चीजें बस अलग अलग होंगी। The small DNA sequence is arranged randomly in many copy number. तो ये जो डीएनए का सीक्वेंस है 220 टू 100 बेस पेयर का जो सीक्वेंस है वो एक्चुअली अलग अलग इसमें नंबर्स में क्या होगा? रिपीट्स होगा। तो मिनी कॉपी नंबर अलग अलग नंबर में रिपीट्स रहेगा। एंड द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। तो ये जो वीएनटीआर है हो सकता है क्रोमोसोम नंबर 1 में 4 बार रिपीट्स हुए हैं, क्रोमोसोम नंबर 4 में 10 बार रिपीट हुए। तो ये क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम एंड ये डिफर रहेंगे, वेरी रहेंगे अमंग द इंडिविजुअल। एंड द नंबर ऑफ रिपीट शो द वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एंड उसकी वजह से वो अलग अलग मतलब क्या बोल सकते हैं कि वो रिपीट्स होते जाते हैं, है ना। और उसकी वजह से उसकी जो एक्चुअल साइज है वीएनटीआर की जो साइज होती है वेरी होती है इन फ्रॉम 0.1 टू 20 किलो बेस पेयर। 1 टू 20 किलो बेस पेयर के एक्चुअल वीएनटीआर की जो डीएनए की जो सीक्वेंस है उसकी ये साइज होती है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीएनटीआर जो है, जो भी डीएनए सीक्वेंस है या सीगमेंट है, मल्टीपल टाइम्स क्या होता है? रिपीट होते जाता है, और उसकी एवरेज साइज कितनी होगी? तो वो एवरेज साइज होगी 0.1 टू 20 किलो बेस, ठीक है, किलो बेस पेयर। अभी consequently after the hybridization with ENTR probe, the autoradiograph use the many bands of different size. अलग-अलग bands के अलग-अलग size मिलेंगे. And this band give the characteristic pattern of an individual DNA. Actually यहाँ पे जो colored दिख रहा है ये colored क्या है? PNTR है, मतलब number of variable tandem repeats. जो वेरिएबल नंबर जो है वो कितने बार रिपीट हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, पैटर्नल साइड का, ये मैटरनल साइड का, क्रोमोसोम नंबर 7। तो एक्चुअली ये 3 बार रिपीट हुआ है। जो वीएनटीआर है ये 3 बार रिपीट हुआ है, और वही मैटरनल में ये एक्चुअली 4 टाइम रिपीट हुआ है। यदि हम दूसरा इंडिविजुअल ले, ये इंडिविजुअल ए है और ये इंडिविजुअल बी है, तो ये जो वीएनटीआर है क्रोमोसोम नंबर 7 ही है, लेकिन इंडिविजुअल बी में वो एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार रिपीट हुआ है। क्रोमोसोम नंबर भी सेम है, लेकिन जो भी नंबर है, कॉपी नंबर है, देखो वो अलग अलग है। यहाँ पे 3 बार हुआ है, यहाँ पे 4 टाइम्स हुआ था, यहाँ पे 11 टाइम्स है, और यहाँ पे यदि हम देखें 3 4 5 6 7 8 9 9 बार। तो ये जो वेरिएबल टैंडम रिपीट्स है या वीएनटीआर है, जो उसको हम डीएनए का सीक्वेंस बोलते हैं, जिसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस है, वो रिपीटेटिव सीक्वेंस मल्टीपल टाइम्स क्या होता है? रिपीट होते जाता है। तो कॉपी नंबर ये 11 टाइम्स रिपीट हुआ है, यहाँ पे 9 टाइम्स रिपीट हुआ है। यदि हम क्रोमोसोम नंबर 2 के बारे में देखें तो यहाँ पे भी वीएनटीआर है, मतलब वेरिएबल टैंडम रिपीट्स है डीएनए के सीक्वेंसेस है। वो एक्चुअली कितनी बार रिपीट्स हुए हैं? 3 4 5 6 7 8 8 बार। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 बार, ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो 3 4 5 6 7 8 8 बार, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 बार। तो हम क्या देख रहे हैं? ये एक्चुअली ये जो डीएनए का पैटर्न है, डीएनए के हम अंदर वीएनटीआर को देख रहे हैं, क्योंकि बाकी का जो डीएनए कोडिंग डीएनए उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। हम एक भी इंडिविजुअल को हमें आइडेंटिफाई करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो हमें सैटेलाइट डीएनए देखना है, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए के अंदर ही पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। तो जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 16 है, इसमें भी वेरिएबल टैंडम रिपीट जो है वो भी अलग अलग मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए। तो यहाँ पे जैसे ये 3 4 5 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है,
यहाँ पे 2 बार रिपीट्स हुआ है, यहाँ पे 5 बार रिपीट्स हुआ है। और यहाँ पे हमने फिर वो जो भी पैटर्न्स है, ये जो भी हमें वेरिएबल टैंडम रिपीट्स मिले, उसको हमने प्रोब के साथ क्या किया, हाइब्रिडाइज किया। और हाइब्रिडाइज करने के बाद एक हमें प्रोफाइलिंग मिली। और ये जो प्रोफाइलिंग हमने क्या किया, इंडिविजुअल ए का डीएनए को ऐड किया, यहाँ पे बी को ऐड किया था, फिर सेम प्रोसेस की, ठीक है। एगारो जेल पे उसको सेपरेट किया, उसके बाद फिर ट्रांसफर किया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, फिर उसको हाइब्रिडाइज किया प्रोब के साथ, वीएनटीआर प्रोब के साथ, और फिर ऑडियो रेडियोग्राफी में हमने ये पैटर्न्स देखा। तो ये एम्पलीफाइड रिपीट्स है एंड सेपरेटेड बाय द साइज ऑन द जेल। जेल पे वो क्या हुए, सेपरेट हुए ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे वो सेपरेट हुए। इट गिव द डीएनए फिंगरप्रिंट, एक डीएनए फिंगरप्रिंट हमें मिल गई। तो जैसे कि अभी ये थर्ड इंडिविजुअल है, द डीएनए फ्रॉम क्राइम सी, तो ये थर्ड इंडिविजुअल है, उसका भी हमने ये क्रोमोसोम्स दिए, क्रोमोसोम नंबर 7, 2 एंड क्रोमोसोम नंबर 6। तो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट से इसका भी एक प्रोफाइल मिला, डीएनए प्रोफाइल मिला। फिर हमने मैच किया, तो ये इसके साथ मैच होता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि जो भी क्राइम हुआ है वो क्राइम ये इंडिविजुअल ने किया था। ये हमने कैसे मैच किया, ये टैंडम रिपीट से हमने मैच किया। ट्रेस द ओरिजिन bands in the gel and the two alleles or paternal and maternal of the chromosome contain the different copy number. Copy number अलग अलग, कॉपी नंबर अलग अलग है ऑफ दी वीएनटीआर। ये जो भी वीएनटीआर है, ये उसके जो नंबर है, रिपीटेशन है, वो अलग अलग है। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जो कॉपी नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे सेम है, इसके वजह से ये जो डीएनए का पैटर्न है, जैसे कि यहाँ पे 11 टाइम्स क्या हुआ था, ये कॉपी नंबर है, 11 टाइम्स वो रिपीट हुआ, तो 11 पे एक बैंड आ गया। यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे यहाँ पे एक बैंड आया है। तो इस तरीके से एक सेकंड, हमें एक सेकंड, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आ, हम फिर एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक्चुअली एग्जांपल बताया था एनसीईआरटी में क्राइम का, कोई तो भी एक सीन है, वहां पे उनको एक सैंपल मिला, फिर ये एक्चुअली ये डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट था उनके पास। The sensitivity of the technique has been increased by the use of polymerase chain reaction. भी क्या 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 होता है, कभी कभी सैंपल बहुत कम होता है, तो सैंपल कम होने की वजह से डीएनए कम मिलेगा। तो अभी वो डीएनए को यदि हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना है, तो हम उसको आर्टिफिशियली लैब में भी उसका कॉपी नंबर बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए एक और टेक्निक यूज होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है पीसीआर मशीन, उसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें एक्चुअली डीएनए का हम कॉपी नंबर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, जैसे सेल रेप्लिकेशन, एक्चुअली सेल साइकिल के अंदर रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, सिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियली लैब कंडीशन में भी डीएनए की कॉपी नंबर बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग द पीसीआर मशीन। तो कॉन्सिक्वेंटली द डीएनए फ्रॉम सिंगल सेल is enough to perform the DNA fingerprinting analysis. एक भी सेल मिला तो उसके अंदर से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो इनफ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। एंड इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फोरेंसिक साइंस, it has a much wider application such as determining the population and genetic diversity. हम पॉपुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी हम ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इसके एप्लीकेशन, the currently many different probes are used to generate the DNA fingerprint. जैसे VNTR यूज किया है प्रोब, वो प्रोब हम हाइब्रिडाइज करेंगे और रेडियो लेबल किया है। रेडियो लेबल किया है मतलब जहां जहां पे वो हाइब्रिडाइज होगा वहां वहां पे हमें बैंड्स मिलेंगे, और वो बैंड्स हम ऑटो रेडियोग्राफी के वजह से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक पैटर्न मिलेगा, तो ये यूनिक पैटर्न होता है इंडिविजुअल के लिए। तो जैसे मेरा डीएनए प्रिंटिंग में करूंगी तो एक यूनिक पैटर्न रहेगा, तो अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग पैटर्न होगा, और उसके बेसिस पे हम इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट
थैंक यू।